हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की और पर्टिकुलरली थर्ड ऑर्डर के बारे में। स्मार्ट पीएलएस की प्लेलिस्ट के अंदर मैं ऑलरेडी वीडियो नंबर 22 से 34 तक, शायद 33 या 34 तक, ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ हायर ऑर्डर के बहुत सारे इश्यूज़ को, इनकी अप्रोचेज़ को, इनके करेक्ट कैलकुलेशन स्टेप्स को एंड सो ऑन। लेकिन इसमें मैंने ज़्यादातर डिस्कस किया है सेकंड ऑर्डर तक, थर्ड ऑर्डर तक डिस्कस नहीं किया है। तो क्विकली एक बार देख लेते हैं क्या करना है। इससे पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं फ्रेंड्स, ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप ये नोट करें कि आपके जो रिस्पोंडेंट हैं वो कभी भी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर को रिप्लाई नहीं करते। वो हमेशा इंडिविजुअल स्टेटमेंट को रिप्लाई करते हैं। वो तो कंस्ट्रक्ट को भी रिप्लाई नहीं करते। ये ध्यान रखिएगा आपको। इसी पॉइंट से आगे एक पॉइंट निकलता है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर ने कहा कि आपके मतलब वो जो पर्सन लिख रहा है अपना पेपर, अपनी थीसिस, उन्होंने कहा कि मेरे रिस्पोंडेंट्स ने उनके अनुसार सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर आता है जो भी कंस्ट्रक्ट पे आप काम कर रहे हैं। दैट डजंट मीन कि आपके रिस्पोंडेंट भी वैसे ही काम करेंगे। रिमेंबर, सोशल साइंसेज में हो सकता है करें, ये भी हो सकता है कि ना भी करें। तो ये परफेक्टली ओके है कि किसी ने कहा मेरा सेकंड ऑर्डर है और आपका नहीं आ रहा है सेकंड ऑर्डर, वाइस वर्सा। किसी ने कहा ये 3 अलग अलग कंस्ट्रक्ट है और आपके उनमें बहुत हाई कोरिलेशन है और वो आप सेकंड ऑर्डर पे या थर्ड ऑर्डर पे जाएं उसमें। सो ये अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्ट्स के बीच में हाई कोरिलेशन है या नहीं है। अब यहाँ हम 3 कट पॉइंट समझ सकते हैं। अगर कंस्ट्रक्ट्स के बीच में 0.7 से ज़्यादा का कोरिलेशन है, टेक्निकली उनमें ऑलमोस्ट 50% चीज़ें कॉमन हैं। आर स्क्वायर देख लीजिए ना, आर का स्क्वायर तकरीबन 50% उनमें कॉमन है, तो ये सेकंड ऑर्डर जाएगा ही जाएगा। लेकिन सेकंड ऑर्डर ये नहीं है कि नहीं भी 2 के बीच में हाई कंस्ट्रक्ट्स है तो आप सेकंड ऑर्डर पे चले जाएं। उसमें लॉजिक भी होना चाहिए, कुछ सेंस भी होनी चाहिए कि आप उनको क्लब कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। जैसे अगर आप कहें कि मेरा एक इंडिपेंडेंट और एक मेरा मीडिएटर, इनमें बहुत हाई कोरिलेशन है, या एक इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट और एक डिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट, मान लीजिए 2-3 है डिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट में बहुत हाई कोरिलेशन है, दैट डजंट मीन कि आप उसका सेकंड ऑर्डर बना देंगे। तो सेकंड ऑर्डर अगर डिपेंडेंट 3-4 हैं उनका बन सकता है, अगर इंडिपेंडेंट 3-4 हैं, हाई कंस्ट्रक्ट है, उनका बन सकता है, इसी तरह मीडिएटर का बन सकता है। पर इनमें क्रॉस नहीं होगा कि एक कंस्ट्रक्ट मीडिएटर का, एक इंडिपेंडेंट का, इनका बना दें, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट, सिर्फ आप हमने 0.7 से ज़्यादा की बात की। अगर 0.5 से कम है 2 के बीच में, तो ऑलमोस्ट आपका सेकंड ऑर्डर नहीं बनेगा। ऑलमोस्ट सेकंड ऑर्डर पे आप नहीं जाएंगे अगर 2 कंस्ट्रक्ट्स के बीच में आपका आर 0.5 से कम है, क्योंकि फिर तो लेस देन 25% कॉमन है उनमें चीज़ें। आर स्क्वायर देखिए, 0.5 से 0.7 के बीच में आपको चेक करना होता है। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि आप सीधे हाई ऑर्डर पे नहीं जाते हैं, आपको हमेशा जीरो ऑर्डर से शुरू करना है। मैं जीरो ऑर्डर बोल रहा हूँ एक कंस्ट्रक्ट अपनी स्टेटमेंट के साथ, इसको मैं जीरो ऑर्डर बोल रहा हूँ। हालांकि इस नॉनक्लेचर पे भी बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन ये तो सिंपल है समझने में। एक कंस्ट्रक्ट अपनी स्टेटमेंट्स के साथ, लोअर ऑर्डर बोल लीजिए उसे। तो पहले आपको उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी असर्टेन करनी है। और अगर अमोस में काम करते हैं तो मॉडल फिट भी, स्मार्ट पीएलएस में तो मॉडल फिट है नहीं। और उसके बाद हायर ऑर्डर पे जाना है और हायर ऑर्डर की भी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी हमेशा असर्टेन करनी है। तो इवन आप हायर ऑर्डर पे काम करते हैं तो ये आपका मेजरमेंट मॉडल का ही पार्ट है। स्ट्रक्चर मॉडल पे आप बाद में जाएंगे, पहले ये रिपोर्ट करेंगे कि हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की रिलायबिलिटी, वैलिडिटी ठीक है। अब यहाँ पे इश्यूज आता है कि जो स्मार्ट पीएलएस है उसकी कैलकुलेशंस हायर ऑर्डर के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हैं। आगे बात करते हैं। स्मार्ट पीएलएस में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट को चेक कर सकें एमओस की तरह। आपको एक मॉडल बनाना ही पड़ेगा। अब यहाँ इशू है, आपको लगता है सेकंड ऑर्डर है, पर फिर भी आपको उनको आप ट्रीट करें एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर 2 या 3 हैं उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही ट्रीट करें, पर मॉडल पे ही काम करना होता है स्मार्ट पीएलएस के अंदर। 2 अप्रोचेज हैं यहाँ पे। एक तो एक्सटेंडेड रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच है या रिपीट इंडिकेटर अप्रोच, और एक 2 स्टेज है। 2 स्टेज ज़्यादा ठीक है क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशंस उतना
कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कैलकुलेशंस पे, रिपीट इंडिकेटर पे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, रिपीट इंडिकेटर क्या होता है? जब भी आप, हाँ एक तो ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपका हायर ऑर्डर फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट डीवी है, इसका खास तौर पे ख्याल रखिएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी आर स्क्वायर 1 होता है। यहीं पे हम एक्सटेंडेड रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच यूज करते हैं। ये मैंने अलग से इस प्लेलिस्ट के वीडियोस में बताया हुआ है। एक चीज जो मैं स्मार्ट पीएलएस के बारे में कह रहा था, स्मार्ट पीएलएस के अंदर अमोस से अलग हायर ऑर्डर का एक स्पेशल मैकेनिज्म है। यानी आपको वो जो स्टेटमेंट्स हैं जीरो ऑर्डर की, वो जीरो ऑर्डर में भी डालनी होती है और सेकंड ऑर्डर में भी डालनी होती है, एंड सो ऑन फॉर द थर्ड ऑर्डर ऑल्सो। इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा बन जाता है। आइए एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। मेरे पास ये एक बार नोमेनक्लेचर देख लें, BFG, इनके कोई भी आप नाम रख लीजिए। लेट्स से टेंजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, एम्पैथी है, ये सर्विस क्वालिटी है, और दूसरा है मेरा टेक्निकल क्वालिटी। दोनों मिलके बनती है क्वालिटी विच हैव इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट एंड द लॉयल्टी। तो जब हम ये बी जो कंस्ट्रक्ट है, इसकी अपनी 3-4 स्टेटमेंट है, एफ की अपनी है, जी की अपनी कंस्ट्रक्ट है, इन तीनों में अगर बहुत हाई कोरिलेशन मुझे मिलता है तब मैं जाऊंगा सेकंड ऑर्डर पे। यानी इनिशियली तो मैं किस पे काम करूंगा? सारे जीरो ऑर्डर BFG ADE, सिर्फ इन पे काम करूंगा इनिशियली। BFG ABFG कुछ नहीं है, इन पे इनिशियली काम करेंगे। तो इन तीनों में बहुत हाई कोरिलेशन आना चाहिए तो हम सेकंड ऑर्डर पे जाएंगे। देन ये BFG और A के अंदर काफी हाई कोरिलेशन होना चाहिए तो हम इस पे जाएंगे। अगर ये नहीं मिलता आपको, इनमें बहुत हाई कोरिलेशन नहीं है और ये तीनों अलग अलग हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी अगर वायलेट होती है तो इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर पे जाएंगे। इसका मतलब इनके बीच का आर बहुत ज्यादा हाई है, और अगर इनके बीच का आर ओके ओके बहुत हाई नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनके अनुसार ये अलग अलग हैं, अलग अलग कंस्ट्रक्ट्स हैं, कॉमन नहीं कर सकते। तो इवन अगर आपने अपना ऑब्जेक्टिव ऐसा लिख भी रखा है कि BFG लीड्स टू समथिंग, तो आप उसको चेंज करें। आप लिख सकते हैं वहां पे कि हमने चेक किया रिस्पोंडेंट्स इनको अलग अलग परसीव करते हैं, तो इस ऑब्जेक्टिव का मीनिंग ही नहीं रहा। फिर आप इसको लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ सर्विस क्वालिटी अगर लिखा तो मैं ऑब्जेक्टिव को रिफ्रेम करूंगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सब्जेक्ट सर्विस क्वालिटी हैज एन इफेक्ट ऑन लॉयल्टी और समथिंग। तो यानी वहां पे आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ, कंपोनेंट्स ऑफ इस कंस्ट्रक्ट का नाम लिख दें। ये ऐसे रीडायरेक्ट आपका, रीफ्रेम आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अगर हाई है तो काम कर ही लेंगे। तो BFG और A में फिर से हाई कोरिलेशन होगा तो फिर आप ये थर्ड ऑर्डर पे चले जाएंगे। और थर्ड ऑर्डर का जो ब्लू वाली लाइन है ये स्ट्रक्चरल रिलेशन है। तो स्ट्रक्चरल पे हम सिर्फ तब जाएंगे जब हम कंफर्टेबली पहले BFG A इनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी को रिपोर्ट करें, फिर BFG सेकंड ऑर्डर इसको रिपोर्ट करें, BFG की डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को रिपोर्ट करें, फिर ABFG इसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी को रिपोर्ट करें। अगर हम देखें सिर्फ एक सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर, इसकी खुद की डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी नहीं होती है। लाइक ABFG, इसकी क्या डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी? इसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी होगी, रिलायबिलिटी आएगी, लेकिन जब दो आएगा, जैसे ये भी है ये भी है, इन दोनों की आपस में डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी एज द नेम इंडिकेट्स एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द टू कंस्ट्रक्ट्स। अगर ये वायलेट होता है तो एक बनेगा। हाँ, सारे के सारे कंस्ट्रक्ट अगर हम सेकंड ऑर्डर तक देखें तो हमारे पास रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव या फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव ऐसे बनते हैं, और फर्दर दो और आगे बन जाएंगे रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव। ये सारे कुछ इश्यूज थे जो हम इसमें बात करते हैं हायर ऑर्डर में। अब हम चलते हैं स्मार्ट पीएलएस के अंदर। तो मैंने अपना डाटा बना लिया है, BFG लीड्स टू A, लीड्स टू हटा भी सकते हैं आप, सिंपल ये भी कर सकते हैं कि A इससे D होता है, E होता है, कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको एक मॉडल तो बनाना ही पड़ेगा। मैं इसको एक बार रन कर लेता हूं, और रन करके मुझे चेक करना है इनकी, देखिए इनका आपस में कोरिलेशन चेक करना है। तो हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी। देखिए सबसे पहले तो ये अल्फा के जो इश्यूज हैं इसको मुझे हैंडल करना पड़ेगा, रो के इश्यूज को हैंडल करना पड़ेगा बी के अंदर, ये मुझे चेक करना पड़ेगा क्यों आ रहे हैं। ये सारी आपकी ग्रीन होनी चाहिए तो ही आगे जा सकते हैं, आगे सीधा नहीं जाएंगे। ओके, अभी मैं सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूं, तो मैं यहाँ कोई करेक्शन वगैरह नहीं कर रहा। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी पे आइए और चेक करें क्या BFG का आपस में हाई रिलेशन है। B का F से रिलेशन है 0.506,
जस्ट मार्जिन पे है, बहुत ज़्यादा नहीं है पर चेक किया जा सकता है। बी का जी से है 57, ठीक है। एफ का जी से 663, दैट्स गुड। एनीथिंग एल्स? डी का जी से 5 है, कोई बात नहीं। ए का भी रिलेशन है जी से, ए का डी से भी रिलेशन है 0.616। अभी मैं काम करता हूँ बी एफ जी, इन तीनों को एक बना देता हूँ। तो जीरो ऑर्डर में हम क्या करेंगे, यहाँ एक सर्कल करेंगे और सर्कल से तीनों पे जाएगा। चेक कर लेते हैं, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। इसमें अब एक चीज़ देखिए, इसमें कितनी स्टेटमेंट्स हैं? 3, इसमें 3, इसमें 3। तो बी एफ जी में कितनी स्टेटमेंट होंगी? बी एफ जी में हमारी वो सारी 9 स्टेटमेंट्स होंगी। और अगर ये हमारी रिफ्लेक्टिव है तो ये भी रिफ्लेक्टिव रहेगी, ये फॉर्मेटिव है तो ये भी फॉर्मेटिव रहेगी। ये सारे इशू मैं बाकी वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, तो अभी मैं इसको स्किप करता हूं। ये बिल्कुल अलग बात है, आपका ये फॉर्मेटिव हो रिफ्लेक्टिव हो बिल्कुल अलग चीज़ है, इससे कोई लेना देना नहीं। हम बात कर रहे हैं जैसा ये होगा यहाँ पे उसको ऐसा ही डालेंगे इन स्टेटमेंट्स को, और सारी स्टेटमेंट यहाँ पर आएंगी यहाँ पे, राइट। इससे ए हुआ तो ये सेकंड ऑर्डर हो गया मेरा बी एफ जी। इससे ए और ए से डी और जी, इसको रन करके देख लेते हैं आप। सो ये पाथ पे ही किया जाता है, स्टार्ट कैलकुलेशन। अब हम चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी पे। अब बी एफ जी का ए से रिलेशन देखिए 5, 8, ये सेंस करता है, ओके। आपको याद होगा ए का डी से काफ़ी ज़्यादा था और जी से था, इसीलिए ए का बी एफ जी जब मैंने बनाया, ए का बी से भी ठीक है, जी से भी ठीक है, इसलिए बी एफ जी से भी 5, 8 आ रहा है, तो मैं जा सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं नहीं जाता आगे तो देखिए बी एफ जी का जब मुझे ए वी ई निकालना है, मैं इन तीन को यूज करूंगा। रिमेंबर, इसका स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ दिस का एवरेज तीनों का वो ए वी होता है। और इसका एस टी एम टी कैसे निकालेंगे, इसका करेक्ट अल्फा कैसे निकालेंगे, ये सब मैं इसी प्लेलिस्ट के बाकी वीडियोस में बता चुका हूँ। वीडियो नंबर 22 to 34 उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। अब मुझे लग रहा है कि ये तो काफ़ी हाई रिलेशन है, तो मैं इसका थर्ड ऑर्डर बना लेता हूँ। तो थर्ड ऑर्डर पे चलते हैं। अब मेरा बी एफ जी हो गया ए और ए बी एफ जी, ये भी है और ये भी है, दोनों एक ही कंस्ट्रक्ट है, ओके। अब वैसे अगर आप इसको देखें टेक्निकली, कोई ऐसे भी बोल सकता है कि ये एक है जिसके चार हैं, ए बी एफ जी डी और ई। एक्चुअली पीएलएस एल्गोरिथम ही ऐसे बनेगा, ये इनको भी ख्याल रखेगा, इसीलिए मॉडल पे ही काम किया जाता है। इसकी वैल्यू अकॉर्डिंगली ही बनेगी कि इन दोनों के अनुसार भी और इनके सब के अनुसार। पर अभी हम पढ़ते हैं, हमारा कंसेप्चुअल है ए और बी एफ जी मिलके, दिस इज माई टेंजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, एम्पैथी, इससे सर्विस क्वालिटी बनी। और ये है फंक्शनल क्वालिटी या टेक्निकल क्वालिटी, दोनों को मिलके ओवरऑल क्वालिटी बनता है। चेक इट आउट। सो दोबारा से आ जाइए डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी पे, और पहले हम एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं। 80794, अब ए बी एफ जी इसकी मैं निकालूंगा ए वी ई, कैसे? इन दो से 0.807 का स्क्वायर प्लस 949 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, वो ए वी आ जाएगा। इसी तरह से इसका अल्फा निकालेंगे। अब ए बी एफ जी में अगर मैंने ए एफ जी बनाया तो इसके अंदर मैंने ए के भी तो डाले होंगे ना, क्योंकि ये तो सारे 3, 3, 3, 9 ये तो आई गई, प्लस ए के भी तो आएंगे इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पे जब आप कुछ करेक्शन करें, कई बार ऐसा होता है B2 को डिलीट कर दो, तो B2 को आपका ए भी ठीक नहीं आ रहा है, वट एवर रीजन, अगर B2 यहां से नहीं डिलीट होगा, B2 फिर आपका यहां से भी डिलीट होगा और B2 यहां से भी डिलीट होगा। इस चीज का बहुत ख्याल रखें, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए इस अप्रोच का नाम है रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच। रिपीटेड यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसीलिए ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो इसका एक आसान तरीका भी है। आसान तरीका है, जीरो ऑर्डर पे वापस आए। अगर ये सारी रिलायबिलिटी वगैरह इनकी सारी ठीक है, सारे इंडिकेटर्स ठीक हैं, तो अपने इसमें जाइए, ABCD यही था ना, और लेटेंट वेरिएबल है ये लेटेंट वेरिएबल को कॉपी करें और ये जो आपकी CSV फाइल है, इसकी सेकंड ऑर्डर है यहाँ पर, इसके अंदर उनको पेस्ट कर दें। देखिए सेकंड ऑर्डर में अभी हमारे पास A1 से लेके E1 तक, यहाँ तक है, G1 तक है, राइट। तो मैंने एक फाइल में पेस्ट कर दिया, उसको इंपोर्ट कर दिया विद द नेम थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर को देख लेते हैं एक बारी। थर्ड ऑर्डर में ये A1 B1 ये सारे हैं, और प्लस केस ID, और उसके बाद ABCD EFG, ये सारे मैंने स्कोर यहाँ पे डाल दिया, CSV फाइल में डाला और फाइल में डाल के इसको इंपोर्ट कर दिया। तो अब मैं सेकंड ऑर्डर स्कोर पे बनाता हूँ। अब मैं उस पे नहीं बना रहा सारा,
अब ये काफ़ी रिलेटिवली इजी हो गया, क्योंकि अब देखिए, अब जो मैंने जो बनाया है यहाँ पे थर्ड ऑर्डर को इंपोर्ट किया है, यानी जीरो ऑर्डर में जो हमने रन किया था, रन करने के बाद हमारा एक आया था स्कोर यहाँ पे लेटेंट वेरिएबल, इसको कॉपी किया, CSV फाइल में ऐड किया, पेस्ट करके सेव कर दिया, उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद अब मैं आ गया हूँ सेकेंड ऑर्डर ऑन स्कोर्स। तो ए तो अब मैं ये डालूंगा ना, अब A1 A2 नहीं डालूंगा, वो काम हो चुका है। पर ये आप सिर्फ तब करेंगे जब आपकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी आप लोअर लेवल की रिपोर्ट कर चुके हैं, फिर आप स्कोर लेके आगे काम करें। अब बी काफ़ी कंफर्टेबल हो गया, सिर्फ 3 मैंने PFG डाल दिया है यहाँ पे, ए यहाँ डाल रखा है रन करने से, और ए और BFG का हमें देखना है रिलेशन कैसा आ रहा है। एक मज़ेदार चीज़ ये है कि इवन मैंने इनका तो बीच में कोई एरो नहीं बना रखा, तो भी स्मार्ट PLS अपने आप इनको कैलकुलेट करता है। ए का BFG से 0.59 के करीब है। आई थिंक मैंने पहले जब किया था तो 58 कुछ 85 ऐसा आया था, 59 काफ़ी क्लोज सही है। इसका मतलब मैं यहाँ पे इसको और इसको दोनों को मिला के एक सेकेंड ऑर्डर बना सकता हूँ। दैट इज व्हाट आई हैव डन हेयर। ABFG मैंने बनाया, और इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर मेरा A आएगा और BFG चारों आएंगे, क्योंकि अब 2 स्टेज के बाद फिर से ये रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच हो गया है ये। या फिर एक काम ये कर सकते थे कि देखिए, एक पॉइंट हमेशा यहाँ रहता है कि ये A इसी में क्यों नहीं है डायरेक्टली, फिर तो ये मतलब ही चेंज हो गया, फिर ये थर्ड ऑर्डर नहीं रहा, फिर ये इसी का अंदर आ गया। ये आपकी थ्योरी बताएगी कि देखिए ये टेक्निकल क्वालिटी है, सर्विस क्वालिटी है। ये टेक्निकल क्वालिटी सर्विस क्वालिटी का पार्ट नहीं है, हाँ दोनों मिलकर क्वालिटी बनती है। ये तो आपको कोई लॉजिक और वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में ये मैंने क्या कर दिया, रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच आफ्टर अ 2 स्टेज अप्रोच, ये कर दिया मैंने। फिर से रन करें इसे, और रन करके इसकी भी मुझे रिलायबिलिटी वैलिडिटी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। 79296 इससे A भी आ जाएगा। बाकी जो हम STMT कैसे निकालते हैं, अल्फा कैसे निकालते हैं, वो सारा, और आगे ये तो आ ही गए हैं, जो स्ट्रक्चरल पार्ट है उसको आप रिपोर्ट कर देंगे। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड पे सिर्फ तब आप जा सकते हैं जब आपका डाटा आपको फुली सपोर्ट करता है। मैंने बहुत कम केसेस देखे हैं ऐसे जहां लोग थर्ड ऑर्डर पे जाके सारी चीज़ें ठीक मिलें। अक्सर ऐसा होता है कि F ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको ड्रॉप ही कर देंगे। आप तो सिर्फ उनको रिपोर्ट करेंगे ना जो आपके रिजल्ट बिल्कुल ठीक आए। और ये बात मैं दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, प्लीज़ याद रखें, आप कभी भी ये नहीं कहते कि जो किसी और कंट्री में हुआ वो इस कंट्री में होना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके रिस्पोंडेंट जो बोलते हैं, यू गो विद दैट, नॉट विद द प्रीवियस लिटरेचर। उन्होंने बोला, पर आपका जो काम है अपने रिस्पोंडेंट के बारे में चेक करके बताना है। दैट इज अबाउट द थर्ड ऑर्डर कंस्ट्रक्ट in Smart PLS. Hope you like it. Let's stop here. Thank you.